नमस्कार मित्रों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। और आज मैं आया हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और आप हमारे पीछे जो डेयरी फार्म देख पा रहे हैं काफ़ी शानदार है। इसकी शुरुआत 4 साल पहले हुई थी। शुरुआत करने वाले एक युवा जो है आईटी सेक्टर में जॉब करते हुए इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ करके, इंजीनियरिंग करने के बाद आईटी सेक्टर में जॉब किए, उसके बाद जॉब को छोड़ करके आज इस डेयरी फार्म की शुरुआत इन्होंने कर रखी है। क्यों आखिर शुरुआत इन्होंने किया, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। इनकी छोटी छोटी बारीकियों के बारे में हम जानेंगे। आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा डेयरी फार्म है तो जरूर हाईटेक डेयरी फार्म होगा और इसमें कहीं ना कहीं डिवाइडेशन भी किया होगा, किस किस तरह की पशु इन्होंने रख रखा होगा। तो हर एक डिवाइडेशन के बारे में जानेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो उसके लिए भी मैं बता दूं कि मैं वीडियो को 2 पार्ट में आपको दिखाऊंगा और हर एक पार्ट को आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको अच्छी जानकारी मिले। और सबसे पहले मेरा सवाल जो होगा कि जो गोबर का प्रॉब्लम होता है फार्म में, उसके बारे में मैं सवाल करूंगा। उसके बाद मेरा सवाल होगा जो चिच्चड़ वगैरह जो पशुओं को लेकर के होता है, उसके बारे में सवाल। 2 सवाल जो सबसे पहले आपको सुनने को मिलेगा। उसके बाद बाकी इनका हम हिस्ट्री जानेंगे, इनका इतिहास जानेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। और आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। आप जाइए वहाँ से हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी इस तरह का मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आइए हम चलते हैं फार्म में और देखते हैं कि यहाँ ऑनर है या नहीं है। अगर ऑनर नहीं भी होते हैं तो मैं यहाँ के वर्कर से भी बात करूँगा, लेकिन पहले देख लेते हैं कि वो ऑनर है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से गाड़ी तो दिख रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनर यहाँ पे है। और यहाँ बगल में आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने भूसा के लिए एक झोपड़ी बना रखा है और काफ़ी फार्म तो काफ़ी शानदार दिख रहा है और गाड़ी से तो लग रहा है कि ऑनर यहाँ पे उपलब्ध है अभी। और वहाँ आप देखेंगे इधर 2-3 बिल्डिंग बना रखी है। यहाँ पे चूल्हा पे शायद कुछ बन रहा है और साइलेज वगैरह के भी ऐसा लग रहा है कि इनके पास व्यवस्था काफ़ी अच्छा है। तो ये आप देखेंगे चूल्हे पे क्या बन रहा है, ये मैं इनसे पूछ लूँगा। आखिर क्या प्रोसेस हो रहा है, ये चीज़ भी जानना बहुत। तो अब हम फार्म की में बात करते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा तो ये फार्म है, काफ़ी शानदार, काफ़ी बड़ा है और इधर में कुछ बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है, ये तो हमें पता नहीं है। तो और आज जाके अंदर देखते हैं सर है नहीं है, इसके बाद हम बात करते हैं। और यहाँ से आप पशुओं को देख सकते हैं। ये डेयरी फार्म की एंट्री पॉइंट है जो कि काफ़ी शानदार है। और हम बात करते हैं अब सर से, शायद सर होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे सर है। नमस्कार सर। नमस्कार, आइए। कैसे हैं सर? सबसे पहले बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप अपना परिचय आप बता देंगे सर। परिचय में मेरा नाम सानिध्य है और मैं जो हूँ कानपुर और अमेठी से बिलोंग करता हूँ। ये लखनऊ में हमारा डेयरी फार्म है ज़िले में। और मैं परिचय में मतलब और कि ये भी बताऊँ कि पढ़ाई लिखाई बताऊँ? जी बिल्कुल, पढ़ाई के बारे में भी बताएंगे। अच्छा। और आप इस लाइन में क्यों आ गया, तो सर परिचय आप बता के शॉर्ट में। अब पहले हमारे दर्शकों को आप अपना फार्म दिखाएंगे, क्या आपके पास है वो आप दिखाएंगे सर। परिचय भाई ये यार कि मैंने इंजीनियरिंग करी इलेक्ट्रिकल से जी। 2008 में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास आउट होने के बाद कैंपस से ही इन्फोसिस में जॉब ज्वाइन करी। फिर मैं करीब इन्फोसिस और बाकी अलग अलग जगहों पे होते हुए अलग कंपनियों पे करीब 5 से 7 साल में 7 साल करीब मैं रहा सॉफ्टवेयर में। तो उसके बाद कुछ साल फ्रीलांसिंग किया और फिर यहाँ पर। तो आपका दूध पैकेजिंग होके जाता है? बिल्कुल। जैसे कितने लीटर में जाता है सर? 1 लीटर और आधा लीटर। अभी यहाँ पर हमारे पास 1 लीटर रखा हुआ है, ये अभी वहाँ से लौटा है फार्म, मतलब जो बच गया होगा आज का। और ये घी कितने में जाता है सर? घी हमारा आधा लीटर की पैकिंग है और 1 लीटर की पैकिंग है। 1 लीटर की अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो ये किस नाम से जाता है सर? ये आमोर के नाम से। आमोर हमारा ब्रांड नेम है और फार्म का नाम आमोर फार्म के नाम से है। अच्छा जी। तो और क्या क्या आपके पास है सर, ये आप बताएंगे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने फार्म। अच्छा आइए चलिए पहले फार्म देखिए। ये जैसे आप मान लीजिए फार्म दिखाना है तो ये हमारा स्टोर रूम हो गया। ठीक है, इसमें हमारा मेडिसिन हैं और हमारा सीमन रहता है यहाँ पर। और अंदर ये हमारी मेडिसिन इसमें हो गई, जो रेगुलर एसेंशियल मेडिसिन हैं, बाकी चीजें हैं वो हो गया। बाकी ये सब तो मान लीजिए सामान हो गया। ये हमारे स्टाफ के लिए ये हो गया। तो उनका अपना यहाँ रहने का व्यवस्था है। और इसमें जब फैसिलिटी अपनी दे रखी है। हाँ, जब नहीं मैं भी जब साथ ही में रहते हैं जी। कभी हमें रात को रुकना होता है तो मैं भी यहाँ पे। तो आपका फार्म का सर एरिया कितना होगा, इसके बारे में सबसे पहले आप बताएंगे। एरिया फार्म हमारा असल में क्या है ना कि जमीन 2 हिस्सों में बटी हुई है जी। 2 या 3 मान लीजिए। एक में मान लेते हैं कि जिसमें केवल हम हरा चारा उगा रहे हैं जी। ठीक है, तो और एक हो गया जिसमें हम बाकी अपने बेसिकली ये डेयरी फार्म प्लस एक नेचुरल एग्रो फार्म, इसको मैं कहना ज़्यादा पसंद करूँगा।
नेचुरल एग्रो फार्म की आप जैसे ऑर्गेनिक फार्म कहने में इसलिए नहीं कि ऑर्गेनिक अभी मेरे पास सर्टिफाइड नहीं है, बट हम लोग की कोशिश है कि क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है, 6 साल में आपको उसका सर्टिफिकेशन मिलता है ऑर्गेनिक का। तो अभी नेचुरल फार्म इसलिए कि हम इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड, किसी भी यूरिया, डीएपी ये सब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो गाय है इसी के हमारे गोबर, गौमूत्र और उससे हम पंचगव्य जिसको बोलते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। हमारा इधर पीछे स्लरी पिट है, स्लरी पिट में जाता है सारा गोबर और पेशाब वगैरह, गाय का मूत्र वगैरह, उससे फिर आगे चीजें चलती हैं। तो जो आप कह रहे हैं, सॉरी, हाँ बताइए। दूध घी के अलावा भी कुछ आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल, वही मैं आपको बता रहा था। जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि ये इसको नेचुरल एग्रो फार्म अभी आप क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे डेयरी इसकी एक प्राइम मूवर हो गया। जो हमारी गाय है, गौ माता है, वो हमारी मान लेते हैं कि ये हमारी ये इसकी प्राइम मूवर हो गई। प्राइम मूवर हो गया मतलब इंजन हो गया, ठीक है। तो वो क्या है, इससे हमको दूध मिल रहा है और हमको गोबर मिल रहा है, गौमूत्र मिल रहा है। ये हमारा चिलर है यहाँ पर। अच्छा। चिलिंग, और ये हमारा स्टोर है डेयरी का। ये हमारा करीब 500 लीटर का है, ठीक है। और 500 लीटर का ये है। इसमें हमारा मिल्क चिल होके सीधे वहाँ पे मिल्किंग होती है मशीन से, और इसमें आ जाता है। और यहाँ से बॉटलिंग हो जाती है। अभी केवल जैसे बॉटलिंग में हम लोग हैंडमेड मतलब कह सकते हैं कि हाथ से फिलिंग कर रहे हैं। बाकी वॉशिंग हो गया या मिल्किंग हो गया या बाकी चीज़ें वो हमारा मशीन से। तो वो वाला सवाल जो आप पहले पूछ रहे थे एग्रो वाला, तो गाय से हमें बाकी चीज़ें मिल रही हैं। स्लरी पिट हमने बनाया है। अच्छा। उसी में हम कल्चर डाल देते हैं। ये गाजियाबाद में ऑर्गेनिक एक इंस्टीट्यूट है, उसमें एक प्रोफेसर थे, वो मैंने यूट्यूब पे ही आप ही जैसे किसी चैनल पे देखा, तो वहाँ से वो कल्चर मंगा के वो हम लोग 200 लीटर के ड्रम में तैयार रखते हैं। और वो जो जहाँ हमारा गोबर और वो सारी चीज़ जा रही है उसमें हमारा वो जाता है, और फिर उसी से हम बाकी अपनी खेती मैनेज करते हैं। अच्छा। तो जैसे अब मक्का हम मान लीजिए गाय के लिए उगा रहे हैं या किसान से ले रहे हैं, तो हमने किसान को भी वो कल्चर दे दिया, तो उसके पास भी वो अपने उसमें इस्तेमाल कर रहा है। बाकी जैसे हमारा मान लीजिए हमें भूसा चाहिए, तो हम गेहूं खुद अपना पैदा करते हैं, गेहूं बेच के भूसा अपने पास रख लेते हैं, गेहूं हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं मार्केट में। और भी जैसे चीज़ें हैं, तो अभी सरसों हो गया, तो सरसों का तेल हम अपने कस्टमर्स को देते हैं इसी अमोर ब्रांड के नाम से। और अभी तो लखनऊ में ही है, बट अभी उसको आगे का प्लान कर रहे हैं। घी हमारा जरूर ऑल इंडिया शिपिंग में जाता है। अच्छा। देश में आप कहीं से भी बैठ के हमारे फार्म के नंबर पे, व्हाट्सएप पे, हमारा ऐप है, ऐप पे या फिर वेबसाइट पे आप कहीं पर भी रह के घी हमारा मंगा सकते हैं। अच्छा। जी। तो सर हमने एक सवाल आपसे किया था कि आपका ये टोटल फार्म मतलब कितने एरिया में है सर? जैसे इसमें हमारे पास कुछ ज़मीन लीज की है और कुछ अपनी है। अगर एरिया की बात करेंगे तो लगभग 12 एकड़ के आसपास। अच्छा। हमारे पास टोटल एरिया जो है लीज के हटा के। अच्छा। और लीज जोड़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लीज में असल में क्या है कि हम लोग जैसे मान लीजिए बहुत सी चीज़ें हैं किसानों के साथ मिलके कर रहे हैं। मक्का हम उनको बीज उपलब्ध कराते हैं, उनको कुछ चीज़ें और उपलब्ध कराते हैं, उनसे मक्का खरीद लेते हैं। और भूसे के साथ भी इसी तरीके से बाकी प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए सरसों का तेल हम अपने कस्टमर को कमिट कर रहे हैं। अच्छा। तो वो हम अपने एरिया में कर रहे हैं। अब जैसे मक्का है वो हम बाहर अपने किसान को, तो मेरा कहने का मतलब है कि वो मैनेजमेंट की तरह से चीज़ें चल रही हैं कि भाई कहाँ पर क्या। तो अब जैसे डेयरी के लिए जो ये जो पूरा जो आप देख रहे हैं ये जो डेडिकेटेड है, ये लगभग 2 एकड़, जिसमें हमारा शेड प्लस गाय का जो बाहर घूमने का बाकी जो भी डेयरी से रिलेटेड जितना मैनेजमेंट है, अदर देन साइलेज। साइलेज का एक छोटा पिट हमारा इसके अंदर जरूर है, वो दूर आपको शायद दिख रहा होगा। और बाकी जो 2 पिट हैं वो इसके बाहर हैं, ये जो मैं 2 एकड़ बोल रहा हूँ इसके बाहर। तो ये है। तो जैसे ये सिर्फ शेड का एरिया आपने 2 एकड़ में बताया? नहीं, शेड का एरिया नहीं, सिर्फ शेड का एरिया। अच्छा, अब ये शेड की अगर केवल बात करेंगे तो शेड जो है हमारा ये 60 चौड़ाई है। अच्छा। 60 फीट जी। और 80 लंबाई है। अच्छा। वहां तक की मैं बात कर रहा हूँ। जो आगे उसके बाद वो अगला शेड हो गया। अच्छा। वो हमारा देसी गाय का और बच्चों का शेड है। उसी में हमारा प्रेग्नेंट काउस के लिए हमने एक सेक्शन बना रखा है। अच्छा। तो वो एक हो गया। तो अगर इसकी बात करें तो 60 बाई 80 का हमारा ये शेड है। इसके बाद 90 बाई 60 का ओपन पेडॉक है। अच्छा। बाहर वाला और इधर बाहर वाला, दोनों तरफ आइडेंटिकल शेड है। अच्छा। तो शेड तो ये हो गया। इसके बाद कुछ हमारा ये से स्टोरेज हो गया, जिसमें हमने भूसा और बाकी चीजें स्टोर हैं। फिर ये ऑपरेशंस के लिए हो गया, इसमें जैसे मान लीजिए घी है, मिल्क पैकेजिंग है, ये सारा इसमें हो जाता है। और स्टोर भी है। फिर ये हमारा लेबर और जो स्टाफ हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके लिए हो गया। फिर वो ऑफिस स्टाफ, बाकी टॉयलेट हो गया जी। तो अब हम आपसे बात करना चाहेंगे, जैसे आप कब शुरुआत किए थे अपने फार्म की, थोड़ी सी आप इसके बारे में बताएंगे, अपनी जर्नी के बारे में। ठीक है। फार्म का इस तरह से हुआ कि मैंने मैंने आपको बताया कि मैं जॉब में रहा, वहाँ पर काम कर रहा था और मन इस तरह की चीज़ों में लगता था शुरू से ही अपने गांव में, और घर जब आते थे हम लोग अमेठी अपने क्षेत्र में।
तो बात इस तरह से हुई कि भाई फार्म शुरू करना है या नहीं करना है, सीधे यहीं पे नहीं आ गए। हमने बहुत से ऑप्शंस देखे कि क्या और काम कर सकते हैं। तो बात मतलब ये हुआ कि कोविड के पहले लगभग 6 गाय हमने रख के और कच्चे शेड में रखा था। जी। सिर्फ सीखने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। जी। तो हमने 6 गाय अपना रखा और उससे सीखा। और उससे पहले जॉब छोड़ने और फ्रीलांसिंग के बाद का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि करीब लगभग 1 साल पूरा मैंने केवल इंडिया में अलग अलग जगह पे फार्म विजिट किए। हम थे और एक हमारे मित्र थे जिन्होंने बाद में गुजरात में फार्म सेटअप किया। वो गुजराती हैं, तो उनका ओंकार नाम है उनका। तो वो हो गए और एक मैं हो गया। हम दोनों लोग पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पर कैसे क्या हो रहा है नोट्स लेते थे, बनाते थे, पूरा रिसर्च जितना हो सका। मैं ये नहीं कहूँगा कि उससे सब कुछ आसान हो गया या बहुत मुश्किल हो गया, बट ये है कि एक बहुत मुझको एक पहले से एक जानकारी मिल गई बहुत सी चीज़ों की। ये हुआ। तो फिर हम ये शेड हम लोग ने कोविड आने के जस्ट पहले स्टार्ट किया, तो इस वजह से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भले डिले हुआ। और फिर यहाँ पर हम लोग तब से शुरू कर रहे हैं। तो लगभग इस फार्म को यहाँ पर शेड के बाद लगभग 4 साल से ऊपर हो रहा है। अच्छा जी। तो स्टार्टिंग में कितनी पशु लेकर के आए थे? मैंने जैसा आपको बताया कि पहले मैं 6 से शुरू किया, फिर मैंने उनको हटा दिया। वो अलग अलग जगहों पे चली गए, जैसे कुछ किसानों ने ले लिया, कुछ बेच दी मैंने। उसके बाद फिर जब इस शेड में हमने शुरू किया तो इसमें हम पहले 2 गाय और एक उनके साथ बच्चिया काफ हमारा आया। तो 3 से शुरू किया, फिर तुरंत 15-20 दिन के अंदर फिर 2 और लेके आए। तो विद इन जैसे नवंबर में मैं 2 गाय लेके आया पहले, और जनवरी में मेरे पास करीब 9 यहाँ पर टोटल संख्या हो गई थी, जिसमें 5 गाय थी और 4 हमारी बच्चियाँ थी। हमने वहाँ से शुरुआत करी। जी। तो इतनी सारी जगहों पर घूमने के बाद जी एक प्रैक्टिकल करना है, एक घूम के देखना है, दो अलग अलग बातें हैं। तो जब प्रैक्टिकली आप आए तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, उस विषय पर हम बात करना चाहते हैं आपसे सर। देखिए, शुरुआत की अगर बात की जाए ना, केवल भाई प्रॉब्लम तो बहुत सी चीज़ों में आई ना आगे। अगर केवल उस समय की बात की जाए जिस समय आप शुरू करने की बात कह रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि शेड कैसा होगा, जमीन कैसी होगी, दिशा कैसी होगी, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल मैटर करती है। जैसे आप शेड आप देखेंगे नॉर्थ साउथ है। अच्छा। इसको नॉर्थ साउथ ही बना सकते हैं। अच्छा। आप अगर इसको ईस्ट वेस्ट बनाएंगे तो दिन भर धूप अंदर रहेगी। अच्छा। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हो गई। सीमेंट कहाँ से आएगा, सीमेंट सिलेंडर कौन सा होना चाहिए, बहुत बारीक तरीके से शुरुआत चीज़ें शुरू हुई। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आई हमको शुरुआत में, जिसको मैं कहूँगा गाय के चुनाव पे। अच्छा। कि भाई गाय आप पढ़ के नहीं जान सकते। जी जी। ठीक है, आप पाल के भी नहीं जान सकते जब तक कि आपके पास एक लंबा अनुभव ना हो। जैसे मान लीजिए हमने 6 महीने आपको बताया कि मैंने पाला, उससे मुझको ये तो पता चल गया कि गाय की जरूरत क्या है, लेकिन ये नहीं पता चल सकता उससे कि कौन सी गाय से अलग है, कौन सी गाय में क्या परिवर्तन है, क्या भिन्नता है, वो नहीं पता चलता है। वो लंबे अनुभव, अभी भी मैं अपने आप को पूरी तरीके से नहीं कह सकता कि मैं एक बता पाऊंगा कि ये गाय अच्छी है, ये फला अच्छी। बेसिक चीज पकड़ में आ जाती है, लेकिन वो उसके लिए लंबा अनुभव चाहिए। तो पहली जो सबसे बड़ी समस्या आई वो गाय के चुनाव में आई, गाय के सिलेक्शन में आई। और जो बाजार हैं हिंदुस्तान में, खासकर अगर आप अपने लोकल की बात करें तो लोकल में पशु व्यापारी आते हैं, लेते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में लॉजिकली एक बात समझ में नहीं आई थी कि व्यापारी को कोई अपनी अच्छी गाय क्यों देगा। अच्छा अच्छा, मतलब सही है आपकी। मेरा भी जैसे हम लोग भी अपने यहाँ पे काऊ, अब जैसे पिछले साल भी हम लोग ने सेल की, इस बार भी अभी प्लानिंग है कुछ गाय हमारे पास जो बच्चियाँ आ रही हैं। मतलब सेल करने का भी प्लान है आपका? हाँ, अब संख्या उस पर हम लोग पहुँच गए हैं। अच्छा। जैसे पिछले 6 साल मैं आपको टोटल जो, अगर मैं 6 महीना वो फिर कोविड और फिर ये सब जोड़े तो 5 साल लगभग हो रहा है हमको, 5.5 साल। उस 5.5 साल में जो इफेक्टिव ईयर जो है, उसके बाद अब हम इस स्थिति पे, पिछले साल में केवल 2 गाय सेल की थी। वो भी लोकल यहाँ के किसान हैं, उन्होंने बहुत जिद करे हुए थे और उनको अपने यहाँ पे फार्म शुरू करना था, तो उनको दी थी। अदरवाइज इस बार हम लोग इस स्थिति में हैं कि हम लोग कुछ गाय यहाँ से हटा सकते हैं। मतलब अगर जरूरत पड़ती है, कोई अच्छा पालने वाला मिलता है और अच्छा पैसा मिलता है। देखिए, पैसे हमारे लगे हैं उसमें पालन में जी। और बात पैसे की इसलिए भी जरूरी है कि पैसा जिसके पास होगा, जो दे सकता है, जो उसकी कीमत समझ रहा है, वही उसका पालन उस तरह से कर पाएगा। तो ये सिलेक्शन में जो प्रॉब्लम, जो सबसे पहली सिलेक्शन की प्रॉब्लम आई वो यही आई कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी बाजार में आप जाएं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वहाँ पर मतलब मैं प्रॉब्लम से बजाय सॉल्यूशन बताने में ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम में किसी का नाम लेना पड़ेगा और बुराई क्यों करना किसी का, जो है वो है। बस ये है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि फार्म से गाय खरीदिए, चाहे आप कहीं से खरीद रहे हैं, फार्म से खरीदिए। वो मेरा कहना, इसलिए लोग कहेंगे कि आप अपने लिए कह रहे हैं, बट बात ये समझिए, जैसे मेरे पास 2 तरह की गाय हैं आज की डेट में जो बेचने की स्थिति में है। एक वो जो अच्छी गाय है जिसका मुझे दाम चाहिए,
एक वो जो किसी कारणवश वो गाय में कोई कमी आ गई है या फिर उसकी उम्र हमारे फार्म पे पूरी हो गई है। उम्र पूरी होने से मेरा मतलब ये नहीं कि वो बूढ़ी हो गई। हम लोग केवल 3 से 4 लैक्टेशन अपने पास रखते हैं बस मैक्सिमम। ठीक है, 4 लैक्टेशन के बाद एक गाय 12 लैक्टेशन तक जाती है, 12, 13, 15। हाँ, तो जैसे एक गाय जो है वो लगभग 12 लैक्टेशन तक जाती है और 4 तक हम लोग अपने फार्म पे कोशिश करते हैं कि जो बहुत अच्छी ब्रीड कोई है जिससे हमें बच्चे लेने हैं उसको हम बड़े रोक लेते हैं, बाकी वो आगे हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो मेरा कहना है कि फार्म से गाय लेने में फायदा ये है कि फार्म पे वैक्सीनेशन की सारी नॉलेज है। नॉलेज से मेरा मतलब है डिटेल है, प्रोजनी सारी डिटेल है, उसकी पेडिग्री डिटेल्ड है। ठीक है, तो अब मान लीजिए आप हमारे यहाँ से या किसी भी फार्म से कोई गाय लेते हैं तो उसकी आपके पास पूरी पेडिग्री आ गई। अब आप इनब्रीडिंग से बचेंगे, सीमन सिलेक्शन आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको पता है कि ये कितने लैक्टेशन की है, बस समझ रहे। भले वो मेरा कहना है कि देखिए झूठ फरेब ये सब दुनिया में हर जगह है, लेकिन कम से कम उससे बचा जा सकता है इन सब चीजों से।